नौकरशाही का ढांचा एक संगठित प्रणाली है जो किसी भी सरकार या संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। यह ढांचा आवश्यक प्रक्रियाओं और नीतियों की स्पष्टता सुनिश्चित करता है और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। इस ढांचे का आधार एक स्पष्ट पदानुक्रम है जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी निर्णय लेते हैं और निम्न स्तर के कर्मचारी उन निर्णयों का कार्यान्वयन करते हैं। हर स्तर पर भूमिका और अधिकार की स्पष्टता इसे कार्यकुशल बनाती है। अधिकारियों के बीच अच्छा समन्वय और संवाद इस ढांचे की व्यापकता को बढ़ाता है। एक प्रभावी नौकरशाही ढांचा नियमों और प्रक्रियाओं के कारण सभी कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रदान करता है। यह सार्वजनिक सेवा में नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व को बढ़ाता है और इसके माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों और सेवाओं का ज्ञान होता है। शासन के इस ढांचे में तकनीकी प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति शामिल होते हैं। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि इसमें निपुणता और दक्षता भी आती है। नौकरशाही के उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और विकास अनिवार्य है। हालांकि एक सीमित या खराब ढांचा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का कारण बन सकता है। यदि नौकरशाही में लेटलतीफी या निर्णय लेने की प्रक्रिया में असमर्थता होती है तो यह आम जनता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए इसे संवेदनशील और समय के अनुकूल बनाए रखना आवश्यक है। समग्रतः नौकरशाही का ढांचा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। यह केवल एक प्रणाली नहीं है बल्कि यह सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में समुचित नियंत्रण और प्रभावशीलता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जब यह ढांचा सही से काम करता है तो यह न केवल सरकार की छवि को मजबूत करता है बल्कि यह समाज में विश्वास और संतोष भी उत्पन्न करता है। इसलिए नौकरशाही का ढांचा एक रणनीतिक योजना का परिणाम है जो नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक मजबूत और कार्यक्षम नौकरशाही के बिना कोई भी प्रशासन इस ढांचे का सही लाभ नहीं उठा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास हमेशा से ही सामंतों और शासकों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष का एक प्रमुख अंग रहा है। भारत में इन संघर्षों का एक अभिन्न हिस्सा रहा है वागद की परमार शाखा, जिसने 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक एक उल्लेखनीय कथा लिखी है। उपेंद्र परमार की मौत के बाद उनके पुत्र ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में शासन स्थापित किया, जो इस बात का सबूत था कि कैसे राजनीतिक अस्थिरता के बीच नए शक्ति केंद्र उभरते हैं। चाहमानों के समय के दौरान वागद शाखा ने लंबे समय तक वफादार सामंतों के रूप में शासन किया और उनकी स्थिति को मजबूती प्रदान की। लेकिन 11वीं सदी के उत्तरार्ध में चामुंड राजा ने स्वयं को परमारों से अलग कर लिया और स्वतंत्र शासक बन गए। यह परिवर्तन वागद की पहले वाली स्थिति को दर्शाता है जहां परमारों की राजनीतिक शक्ति को चामुंड राजा ने चुनौती दी। 12वीं सदी के प्रारंभ तक वागदों ने मालवा राज्य को खो दिया और चामुंड राजा के उत्तराधिकार के बाद इस शाखा की स्थिति के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद 3 दशकों के अंतराल के बाद एक अन्य शासक शूरपाल ने फिर से इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि राजनीतिक अस्थिरता ने सामंतों की स्थिति को इतनी जल्दी बदलने में सक्षम बनाया। 1155 सीआई में एक गैर परमार शासक द्वारा वागद परमार के शासक को अपदस्थ कर दिया गया था, जो कि उनके वंशावली इतिहास में भी परिलक्षित होता है। यह दिखाता है कि कैसे नए राजा वागद क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए और फिर उन्हें भी सत्ता से बाहर कर दिया गया। 1157 में गोहिल राजा की सत्ता ने फिर से राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, जहां एक नई शक्ति ने वागद क्षेत्र पर नियंत्रण किया। अंततः यह स्पष्ट होता है कि वागद की राजनीतिक स्थिति अनेकों के उत्थान और पतन का एक चक्र रही है। प्रत्येक परिवर्तन ने न केवल वागद शाखा की शासकीय स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। इस प्रकार वागद का इतिहास राजनीतिक अस्थिरता की जटिलता और सामंती संघर्षों की वास्तविकता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है।